नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए पढ़ते हैं। बहुत ही मस्त सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। बहुत मस्त मस्त आपका कंसेप्ट रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में, यानी पूरा लेक्चर आवेश के बारे में रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं जो आपको आज सारे के सारे क्लियर करवा दिए जाएंगे। यानी हमारा चल रहा है क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स का मतलब आपको पता ही क्या होता है। इसका मतलब होता है स्पीड से खींच के काम को लेना। तो हम खींच के लेंगे, ठीक है, फालतू बातें करनी नहीं है। और राम का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आप आवेश। यानी हम आज पढ़ेंगे आवेश के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में, यानी आवेश के बारे में। कुछ नहीं है आवेश, ठीक है। आवेश वो एक कारक है जिसके कारण हम या किसी कोई पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। यानी चार्ज क्या है? चार्ज दो प्रकार का होता है, वो आगे पढ़ेंगे। यानी पदार्थ, ठीक है, जिस कारक के कारण, या लिख दो, पूरा लिखूंगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन, ठीक है। प्रतिकर्षण यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण जिसके कारण महसूस होता है, यानी जिसके कारण या जिस कारक के कारण, जिस कारक के कारण ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें आपने पढ़ी है, लेकिन बस रिवीजन मारना है आपको। ठीक है, अनुभव किया जा सकता है। यानी कोई पदार्थ रखा मैंने, मान लो एक ये पदार्थ रखा और एक ये पदार्थ रखा, इसके अंदर कोई चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है। अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और मान लो इसके नेगेटिव है, तो ये इधर भागेगा और ये क्या करेगा? ये इधर भागेगा। ठीक है, यानी एक दूसरे की ओर भागेंगे, एक दूसरे की ओर भागेंगे क्योंकि अपोजिट चार्ज है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आकर्षण। तो ये क्या हुआ? आकर्षण। यानी आकर्षण कब होता है? जब दोनों अपोजिट चार्ज हो। ठीक है, मान लो कि ये चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। या ये पॉजिटिव नहीं है, मान लो कह दो जी नेगेटिव लेना था और आपने दोनों पॉजिटिव ले लिए, नेगेटिव है। तो ये क्या करेंगे बताओ? ये भागेगा उधर और ये भागेगा उधर, यानी इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। और इसके बीच में भी क्या होगा? ये दूर भागेंगे, दूर भागेंगे। यानी एक जैसे अगर चार्ज है तो प्रतिकर्षण होता है, अगर सेम चार्ज है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर अपोजिट चार्ज है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी असमान आवेश है, तो क्या होता है? आकर्षण होता है। यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण का महसूस किया जा सकता है, जिससे अनुभव किया जा सकता है, जिसके कारण, यानी भौतिक एक ऐसा गुण कह सकते हो वस्तु का या पदार्थ का, जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, या आकर्षण या प्रतिकर्षण जिसके कारण होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। तो आवेश का फंडा क्लियर, ठीक है। अब जो आकर्षण प्रतिकर्षण, आवेश की प्रकृति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। और ये सबसे पहले किसने बताया था? तो प्रकृति दो प्रकार की होती है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, पूछ लिया जाए आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो थेल्स ने बताया था। किसने बताया था? थेल्स ने बताया था, याद कर लो, ठीक है ना। आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो याद कर लेना, थेल्स ने। पता ही आपको, घर्षण के द्वारा पैदा किया जा सकता है इसको, थेल्स ने सबसे पहले। ठीक है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था? आवेश की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बात भी याद कर लेना। अगर याद करना है तो एक आकर्षण होता है, आपको पता ही चल गया, ठीक है, अट्रैक्शन होता है। और दूसरा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है रे, यानी दूर भागना प्रतिकर्षण, पास आना आकर्षण। आकर्षण यानी आकर्षण
असमान लिख लो, असमान, असमान आवेश अगर है तो क्या होगा रे, आकर्षण होगा। अगर समान आवेश है, उल्टा दूसरा क्या हो जाएगा, समान आवेश है यानी सेम चार्ज है तो क्या होगा, बोलो जी हो जाएगा प्रतिकर्षण। अभी अभी तो पढ़ा था। ठीक है, असमान का मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है, अभी अभी बताया था। या ऐसे लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। एक नेगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव। तो ये असमान चार्ज हो गए जी। ठीक है, असमान चार्ज हो गए जिसके कारण दोनों के बीच में क्या होगा रे, आकर्षण, अट्रैक्शन। ठीक है ना। अब एक पॉजिटिव है, बोली जी दूसरा भी पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गए, समान आवेश हो गए। समान आवेश के अंदर क्या होता है जी, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, दूर फेंकेंगे। बोलो जी वाह, मजा ही आ गया ये बात तो पढ़ के। ठीक है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण पता चल जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन जरूर याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया और बढ़िया तरीके से बताया गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या होती है, प्रकृति होती है। और प्रकृति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। चार्ज जो है उसकी इकाई याद जरूर करनी है आपको। ठीक है ना, इकाई याद करनी है। इकाई क्या होती है, तो नॉर्मल सी बात है, कुलम ने या गुलाम ने इस पे सबसे ज्यादा काम किया था, तो कुलम इसकी इकाई हो जाती है। कुलम को हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। चार्ज को हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। याद रखना, क्यू से हम चार्ज को लिखते हैं। ठीक है, तो सी से हम कुलम को लिखते हैं। दूसरी इकाई, एक बड़ी इकाई है फेराडे। कौन सी इकाई हो गई, फेराडे बड़ी इकाई हो गई। ठीक है, फेराडे। और फेराडे में कितने गुलाम होते हैं, तो 96,500 गुलाम आपके होते हैं। तो इतनी बड़ी इकाई है ये। ठीक है, एक इकाई आपकी ईएसयू होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये भी किसकी इकाई है पूछे तो, इसकी छोटी इकाई है। ये क्या है, छोटी इकाई है। और एक गुलाम बराबर कितने होते हैं, 3 × 10⁻⁹ ESU होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होते हैं। यानी इतनी छोटी इकाई है, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रो, एक गुलाम में इतने ESU होते हैं। कई बार उल्टा पूछ लेता है, एक ESU में कितने गुलाम होते हैं, तो 3.3 गुणा में माइनस लगा देना बस, 10⁻10, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ले लिया आपने, 10⁻10 गुलाम। ये उल्टा पूछ ले तो ये लगा देना, आपको डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप महारथी हो, वो योद्धा हो जो आग लगा देगा सिस्टम को। ठीक है ना, क्योंकि एक एक चीज आपने पहले ही कर रखी है। तो ये आपका हो गया इकाई। यानी आपसे इकाई पूछे, यूनिट पूछे आवेश की, कुलाम बता देना। क्या बता देना, कुलम बता देना। सी से लिखते हैं, सी एक हम कैपेसिटेंस को भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इकाई की बात हो रही है। अगर वो पूछे चार्ज को किससे लिखते हैं, तो क्यू से। कभी छोटे से भी लिख देते हैं, कभी बड़े से भी लिख देते हैं। प्रकृति दो प्रकार की, कुलम, फेराडे, फेराड नहीं, फेराडे, फेराडे, फेराड इकाई है आपकी धारिता की, कैपेसिटेंस की इकाई होती है। लेकिन फेराडे, फेरा वाले दिन है ना, 96,500 गुलाम के बराबर होती है। यानी एक फेराडे अगर बात करें तो कितने गुलाम के, 96,500, यानी बड़ी इकाई हो गई। अगर हम ESU की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, तो ये भी किसकी इकाई है, कुलम की, छोटी इकाई है, 3 × 10⁹ ESU। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इस वाला, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए। ठीक है, ESU जो होता है, एक ESU किसके बराबर हो, 3.3 × 10⁻10 गुलाम के बराबर होता है। यानी इतनी छोटी इकाई है ये आपकी। ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण हो गया आपका। ठीक है, और अगर बात करें पॉजिटिव, यहाँ रह गया थोड़ा सा बता देता हूँ, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज जो है किसके कारण होता है, तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन के कारण किसी पदार्थ पे चार्ज होता है, चार्ज होता है। बहुत बहुत कुछ सीखना है यार चार्ज के बारे में, बहुत कुछ। इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होता है। एक होता है
चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने ये। ठीक है, चार्ज किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसी पदार्थ पर चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। अगर किसी पदार्थ ने, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पदार्थ ने, उसने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव आवेश है, और एक पदार्थ क्या है? नेगेटिव। बहुत सारी चीज़ें सीखनी है यार, बहुत बढ़िया तरीके से सीखनी है यार। नेगेटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश का मतलब होगा भी इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया उसने। वो कोई पदार्थ है, उसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया उसने, अगर नेगेटिव चीज़ ग्रहण करेगा तो नेगेटिविटी आएगी, यानी नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में आपको पता चल गया होगा। बाकी आयन के बारे में पढ़ेंगे, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, परमाणु जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। चार्ज नहीं हुआ कंप्लीट। ठीक है, चार्ज लिखो भाई। इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। एक एक चीज यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है भी आप सीक्वेंस में ही चलेंगे। चार्ज के जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे यहाँ पे करवा दूंगा। इसका मतलब रिवीजन इसी तरीके से होता है। ठीक है, ये नहीं है भी हाँ सीक्वेंस में चलेंगे, कहाँ क्वेश्चन कौन सा करवाना वो उसी हिसाब से करवाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो आप लिख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पर लिख लो यहाँ पे, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कितना होता है? तो 1.6 गुणा, नेगेटिव लगाना मत भूलना, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ यही होता है क्या? कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव लगाना मत भूलना, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, और सबसे छोटा चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटा स्वतंत्र चार्ज किस पर पाया जाता है? सबसे छोटा स्वतंत्र, स्वतंत्र चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी चीज़ें आपने सभी पे पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, ये लाइन भी आप एक्स्ट्रा पढ़ना जो आपके काम आएगी। ठीक है, आपसे कभी पूछ ले, सबसे इंपॉर्टेंट ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, तो एक बहुत बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए गए हैं, वहाँ पर बहुत बार ये क्वेश्चन आए भी हैं, आपको पता भी है। ठीक है, पहली बात, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो आप याद रखना नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, माइनस कितना होता है? माइनस याद रखना, ये देखो माइनस जरूर याद रखना, और ये पॉजिटिव याद रखना। ठीक है, -1.6 को उल्टा करोगे 19 साइन नजर आएगा, -19 कूलम। 6 को उल्टा करोगे माइनस, एक समान है, देखो एक समान है, सबसे छोटा स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर एक बात ये जरूर लिख लो फिर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर चार्ज समान होता है। क्या होता है? समान ही है वैल्यू, लेकिन 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 प्रकृति में उल्टा होता है, समान होता है, चार्ज समान है। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे समान है। ठीक है ना, प्रोटॉन पे क्या है? समान चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे क्या है? माइनस है, और इस पे पॉजिटिव है, क्योंकि प्रकृति में उल्टा है।
प्रकृति दो प्रकार की, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। ठीक है, तो समान चार्ज होता है जब, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, बराबर हो, तो परमाणु क्या होता है, उदासीन। परमाणु उदासीन होता है। उदासीन न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। मान लो कोई परमाणु है, एटम है, ठीक है, कोई एटम है और एटम में इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या है, प्रोटॉन है। तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों में बराबर है। पॉजिटिव भी बराबर, उतना ही पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, यानी जितना प्रोटॉन पे चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन पे। पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा, जीरो, यानी उदासीन, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। तब ये एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल, उदासीन होगा। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये चीज़ें हम करेंगे क्लियर आगे, थोड़ा सा रुक जाओ आप। ठीक है, तो चार्ज पता चल गया आपको, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश होता है, प्रोटॉन स्थिर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, अस्थिर। का मतलब होता है वो कभी परमाणु त्याग भी देता है, कभी ग्रहण भी कर लेता है, लेकिन प्रोटॉन के साथ ऐसा नहीं है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर बना रहता है, इसलिए जो चार्ज का स्थानांतरण होता है, चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, तो वो किसके कारण होता है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आपको सबको पता है ये बातें। ठीक है, अब देख लो, चार्ज मान लो मैंने क्यों लिखा चार्ज, ठीक है, और चार्ज क्या है, तो चार्ज होता है Na, क्यों, किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन। तो N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका ये, जो आपके बारे न्यारे करने वाला है। सी क्यू का मतलब हो गया चार्ज यानी आवेश, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, कितना आवेश है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात होगी। एन ई यानी चार्ज उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन में सबसे कम चार्ज, स्वतंत्र चार्ज, सबसे छोटा चार्ज पूछिए आपसे तो वो कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे। किसने खोज की, मैकलिन ने की थी ऑयल ड्रॉपलेट से। ठीक है ना, एक ऑयल ड्रॉपलेट का मतलब तेल की बूंद से इसकी खोज हुई थी। खोज सबसे पहले करने वाले थे मैकलिन, कौन थे, मैकलिन। ठीक है, तो मैकलिन ने की थी। तो सबसे छोटा स्वतंत्र चार्ज इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है, वो होता कितना, 1.6 माइनस 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम होता है। इससे छोटा चार्ज अभी तक नहीं देखा गया है, सबसे छोटा चार्ज यही है। और कितना है, 1.6। सबसे छोटा चार्ज कितना, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम स्वतंत्र चार्ज है, सबसे छोटा, है ना, माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही चार्ज होगा, किसी पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही चार्ज होगा। बोलो जी ठीक है, हम मान लेते हैं, आपने कहा तो हम मान लेते हैं। मान लोगे नहीं, जाओगे कहाँ, बताओ। मान लिया आपने, मान लो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने कह दिया एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो आप कहोगे जी क्यों, एक इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कहा मैंने, एक कहा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो 1.6 गुणा में 10⁻19 कूलम, यही उत्तर आएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज हो गया आपका 1.6 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो कितना हो गया, इतना चार्ज हो गया। क्लियर है, 1 किलो। मैं यही बात कह दूं, 10 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो आप कहोगे जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने 10 कहा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है, तो 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। 10 को गुणा करोगे तो 1.6 का पॉइंट हट जाएगा, 10⁻19 कूलम ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये से भी 1.6 गुणा में 10⁻18 कूलम। दोनों तरीके ही सही है। ठीक है ना, क्योंकि माइनस का है, नीचे 10 जाएगा, माइनस ऊपर से कट जाएगा। ठीक है ना, 10⁻19 नीचे तो 18 बच जाएगा, ये आपको आता ही होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात।
अगर ये बात क्लियर हो गई तो ये बातें क्लियर आपको कर लेनी है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको समझाई जा रही है, आपको पढ़ाई जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, एक सेकंड आप होल्ड रखिए, मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ भाई। हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख ही लेना आप। यहाँ पे एक बात और लिख लेना, चलो लिखना चाहो तो। ठीक है, नेचुरल या प्राकृतिक परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। उदासीन होता है तो नेचुरल तो या उदासीन होता है। बहुत कुछ पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप, एक एक चीज़ कवर होगी आपकी। परमाणु तो कल ही ख़त्म कर देंगे आप, और आपको तो आज ही मिल गया होगा। ठीक है, इकट्ठे लेक्चर डाल देंगे, 6-7 लेक्चर पहले इकट्ठे करूँगा मैं, फिर लॉन्च करूँगा सिस्टम। ठीक है, संख्या बराबर हो तो क्या होता है, ये होता है। तो ये तो आपको पता ही चली गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो क्या है, ठीक है ना, यानी Q बराबर क्या हो गया आपका, NE हो गया। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ, देखो आपसे ये पूछूं मैं तो आप आराम से बता पाओगे भी। अगर मैं कह दूं एक कुलाम, आवेश क्या है, एक कुलाम है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बता पाओगे क्या? भी मैंने कह दिया 1000 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है, कुछ नहीं, मैंने ये कह दिया मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1000 इलेक्ट्रॉन है, और उसमें कितना चार्ज है, तो आप कहोगे जी Q बराबर है नहीं। ठीक है, तो N कितने हैं, 1000 है, E की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 गुणा 10⁻19 है, गुलाम है। तो आप आराम से गुणा, आपको क्या करना है बताओ, गुणा ही तो करना है। अब इसको क्या है, बोलो जी न्यूमेरिकल करा दो, ये न्यूमेरिकल है क्या कोई? ठीक है, तो गुलाम आंसर आ जाएगा। 1000 को आप नीचे, इसको 10⁻19। अब थोड़ा सा देखो, मैं इसको साफ तो करूँगा, इसको देखो ऐसे लिखता हूँ मैं, 10⁻3, कोई दिक्कत है 1000 को? ठीक है, देखो थोड़ा सा सोल्व करना सोच लो। 1.6, ये पावर माइनस की है, नीचे लिख देता हूँ, पावर प्लस की चली जाएगी। ठीक है, तो आप अगर 10⁻3 है बटे में, मैं इसको लिखूँ 10⁻3 गुणा में -3 जाएगा, बच गया कितना, 10⁻16। ठीक है, कोई गलत तो नहीं है, 1.6 यही बच गया। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, तो 1.6 बटे में 10⁻16। ये पावर ऊपर जाएगी, कितना हो जाएगा, गुणा में 10⁻16 हो जाएगा कुलाम। तो ये आंसर आ जाएगा। बोलो जी कितना होता है, 1000 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, तो 1000 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 गुणा में 10⁻16 कुलाम हो जाता है। और ये -19 से ज़्यादा है, माइनस में जितनी पावर कम होगी मान उतना ही ज़्यादा होगा, पावर माइनस में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मान कम होगा, क्योंकि माइनस का मतलब है नीचे वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, आप ही बता दो, 1.6 बटे में 10⁻19 और या 1.6 10⁻16, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा? -19 वाला इसके पास ज़्यादा जीरो है, ये ज़्यादा से भाग करेंगे ये वैल्यू और छोटी आएगी, इसके पास कम जीरो है तो ये कम भाग करेंगे और वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। समझ गए होंगे क्या समझाना चाहता था? ठीक है, अब देखो मैं कह दूं भी एक कुलाम में, लिख देता हूं मैं, एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, बोलो जी टिंगलिंग तारा रारा। तो एक कुलम में आपको पता है इसको हम किस में मापते हैं, कुलाम में। ये n ही ये संख्या है, इलेक्ट्रॉन
इसका चार्ज है। तो एक कूलाम में इसने इलेक्ट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, यानी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। बोले जी क्या, 1.6 10 की पावर माइनस कूलाम होता है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है। निकालना क्या है, ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, नंबर निकालने हैं हमें, संख्या निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। और ये दिया हुआ भी एक कूलाम है, ठीक है। तो इसको ए से पलटोगे तो क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन यहाँ रह गया, ऊपर क्या है कूलाम, ऊपर क्या है कूलाम, और नीचे क्या है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, नीचे क्या है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ई इधर आ जाएगा। तो कूलाम बटे इलेक्ट्रॉन। अब कूलाम क्या दिया हुआ, बोले जी एक कूलाम दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, बोले जी 1.6 10 की माइनस 19 है, यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो एक 10 की माइनस ऊपर जाएगा, 10 की माइनस 19 नीचे, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, बोले 10 की प्लस 19 हो जाएगा, यही है कूलाम। बटे में क्या 1.6, ये बच गया, ठीक है, 1.6 बच गया। अब 1.6 पॉइंट फिर हटा लो आप, पॉइंट को क्या करो फिर हटा दो आप, ठीक है। तो बच गया कितना ये। अब आप इसको भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपको पता है क्या, बोलो जी आंसर आएगा 6.25, ठीक है, गुणा में, अब एक घट जाएगा 10 की 18, माइनस का नहीं है याद रखना, इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम अगर आवेश को स्थानांतरित करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है हमें, तो 6.25 गुणा 10 की 18, यानी इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतने ज़्यादा, तब एक कूलाम आवेश स्थानांतरित होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आप फिर एक बात फिर लिख लो, आप एक बात फिर लिख लो, मुझे पता है जो आपको पता है, ठीक है, एक बात फिर लिख लो, यानी एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना, बोले जी एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.6 गुणा 10 की माइनस 19 कूलाम, और एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तब आप फिर ये ऊपर वाली वैल्यू लिख लो, ये सीधा सीधा याद ही कर लो, 10 की 18 इलेक्ट्रॉन, 10 के इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। निकाला कैसे, यहाँ से इसको एक को भाग करके देखना, आंसर यही आएगा -19, ठीक है। अब आपसे पूछे, आप आराम से आंसर दे सकते हो, आराम से आंसर दे सकते हो, ठीक है। और मैंने बता ही दिया आपको, दो बार फिर बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जगह बच गई थोड़ी। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपका न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये उदासीन होता है। परमाणु के 3 मूल कण हैं, पार्टिकल हैं, ठीक है, परमाणु के 3 मूल कण हैं, तो आपके हो जाएगा ये कंप्लीट, ठीक है। एक आवेश के बारे में और पूछे तो आवेश के प्रवाह की दर को, यानी आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, यानी तो हम क्या कहते हैं उसको, करंट कहते हैं, क्या कहते हैं रे, बोले जी करंट कहते हैं, यानी हम करंट किसको कहते हैं, धारा को कहते हैं, है ना। तो ये आपको पता ही चल गया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो इतना इम्पोर्टेंट है रे, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है पूछो मत। आवेश को हम किससे लिखते हैं, बोला क्यू से लिखते हैं जी। समय को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं जी। धारा को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है भी, आवेश जो है बहने की दर, आवेश के बहने की दर भी, आवेश दर जहां आ जाए वहां समय काउंट करेंगे। आवेश है कितना चालक से बह रहा है, आवेश है चालक से कितना बह रहा है, ठीक है, और किस समय में, यानी प्रति सेकंड जितना आवेश बहेगा उतना ही करंट होगा। करंट का मतलब वो हो गया, करंट कुछ नहीं अपने आप में, करंट कुछ नहीं है, करंट है आवेश, आवेश के बहने की दर को करंट कहा गया है। मान लो आपकी चाल है, ठीक है, आप चल रहे हो, ठीक है ना, चाल है,
नॉर्मल है। तो चाल क्या है, मान लो दूरी है, एक दूरी से समझते हैं आप, दूरी, एक दूरी है, ठीक है, और दूरी पे आप चल रहे हो, आप प्रति सेकंड कितना चल रहे हो, यानी प्रति सेकंड आप कितनी दूरी तय कर रहे हो, उसको हमने क्या बोला, चाल बोला। उसी प्रकार प्रति सेकंड कितना आवेश जा रहा है, प्रति सेकंड कितना आवेश जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। करंट अपने आप में कुछ नहीं है, आवेश के प्रवाह की दर ही करंट है। भी एक सेकंड में मैं कह दूं 10 गुलाम आवेश जा रहा है, तो कहोगे आप करंट, क्या बोल दिया आपने, करंट मतलब धारा, धारा मतलब 10 एम्पियर धारा है जी। मैंने कह दिया 100 गुलाम आवेश एक सेकंड में जा रहा है, आपको ये हुआ 100 गुलाम आवेश एक सेकंड में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 एम्पियर करंट बह रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं कहता हूँ 100 गुलाम आवेश 2 सेकंड में जा रहा है, बोलो जी हमें तो प्रति सेकंड चाहिए, 2 से भाग करोगे 50 एम्पियर करंट हो गया। तो करंट कुछ नहीं है, करंट आवेश की बहने की दर है, ठीक है, आवेश कितना बह रहा है। तो यहां से एक फार्मूला हमारे पास निकल के आता है, Q को इधर लेके जाऊं मैं तो आप कहो जी Q बराबर, ठीक है, I और T हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है ना, Q बटे T, यानी गुलाम बटे सेकंड, गुलाम पर सेकंड किसकी इकाई है, करंट की, और करंट गुलाम पर सेकंड को ही हमने क्या कह दिया, एम्पियर कह दिया। अब यहां देख लो, गुलाम आई करंट है, टी समय है, अगर मैं करंट मेरे पास है, मैं कह दूं उल्टी उल्टी बात बोलूं, मैं पहले ये बोल रहा था गुलाम आवेश के बहने की दर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, अब मैं उल्टी बात बोल दूं, अब मैं ये कह दूं आवेश किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जी प्रति सेकंड नहीं, पर सेकंड के हिसाब से कितना करंट बह रहा है, दोनों के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, मैं कह दूं 50 एम्पियर करंट है, 2 सेकंड में बह रहा है, आवेश कितना है, तो आप कहोगे 50 एम्पियर करंट है, 2 सेकंड में बह रहा है, 50 गुणा 2 सेकंड, 50 गुणा 2 यानी 200, तो आप कहोगे अरे 50 गुणा 2 100, 100 गुलाम आवेश। समझ में नहीं आई बात। अगर एक गुलाम एक सेकंड में बहे तो करंट क्या होता है, 1 एम्पियर होता है ना, तो ये हो गया। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से, ठीक है, एम्पियर सेकंड, ठीक है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकंड ही किसकी इकाई है, एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है, ठीक है। और ये बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ये फार्मूला पुट करना पड़ता है, मैं बहुत जगह, ठीक है। तो क्या याद रखना, Q बराबर आई टी, नहीं तो याद ये रखो, अपने आप याद रह जाएगा ये, ठीक है। ये तो मेरा काम है, क्वेश्चन करवाएंगे, अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं, उस क्वेश्चन में ये सीधा सीधा पुट किया गया, आपको पता भी चल गया होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसको हमने क्या उसमें लिखा, गुलाम, इसको किस में लिखते हैं आप, एम्पियर, और इसको किस में लिखते हैं, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड आपसे पूछ ले किसकी इकाई है, तो गुलाम को ही एम्पियर सेकंड कहते हैं, या आवेश की इकाई है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ हर बात समझ में आ रही होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये सौदा है भाई, और एक एक सौदा है ना इतना इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे इतने इम्पोर्टेंट की तरफ जा रहे हैं हम कई दिनों से पढ़े नहीं हैं, उसकी हम आदत बना रहे हैं, और आदत बनाने के बाद हम उधर भाग जाएंगे जिधर हमें भागना चाहिए, ठीक है। गुलाम का नियम बाद में पढ़ते हैं, पहले आवेश के गुण पढ़ लेते हैं। 1 घंटे चलेगा भाई आवेश, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सारे पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे आपका करंट वोल्टेज, ठीक है ना, जैसे आपका करंट, आपको करंट का पता नहीं आप इलेक्ट्रिकल कैसे पढ़ पाओगे, आपको वोल्टेज का पता नहीं आप इलेक्ट्रिकल कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है, आपको प्रतिरोध का पता नहीं आप पूरी इलेक्ट्रिकल कैसे पढ़ पाओगे, क्योंकि इनका जिक्र तो होगा ही होगा। कोई चीज़ छेड़ोगे ना इलेक्ट्रिकल वाले पूरे पोर्शन में, थ्योरी में कोई किसी के हाथ डालोगे ना, वहाँ पर ये 3 चीज़ें तो आपको दिखाई देगी। अरे इसके अंदर समाया होता है आवेश, तो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो आवेश का जिक्र न हो, करंट का जिक्र हो, वहाँ आवेश तो ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि आवेश की दर को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, आवेश के बहने की दर को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इनको, ये जड़ें हैं जो मजबूत, पहली ईंट है ये, ठीक है ना, ये पहली ईंट है, पहली दूसरी तीसरी, ये ईंटें जब तक मजबूत नहीं होगी नींव की, जैसे वो रखते हैं ना, पूजा वूजा करते हैं पहली ईंट रखते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसियन की ईंटें हैं ये,
ठीक है, तो ये तो पक्का होना ही चाहिए। अब ये करते नहीं है, पहला चैप्टर उठा लेते हैं ट्रांसफॉर्मर, क्या बनता है उसका, कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, अब देखो आवेश के गुण है, इसी पे खत्म करते हैं। कभी पूछ लिया जाए आवेश एक संरक्षित राशि है, क्या है? संरक्षित आवेश, आवेश इसके अंदर है, संरक्षित राशि है, कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, क्या है? संरक्षित राशि है। ठीक है, आवेश एक योज्य राशि है, आवेश एक योज्य एडेप्टिव योज्य राशि है। ठीक है, आवेश एक विलगत राशि है, क्या है? विलगत, ये गुण है। विलगत का मतलब तो लिख ही देता हूं मैं, इसका मतलब होता है डेट, ठीक है, इसका मतलब होता है कंजर्वेटिव। ठीक है, विलगत का मतलब होता है आइसोलेटेड। ठीक है, बोर्ड थोड़ा ऊंचा लग गया भैया, क्या करें अब बताइए। ये हो गया। एक इसका क्या है? सुपरफिशियल नेचर है, उससे पहले क्वांटाइज, क्वांटाइज राशि है कि क्वांटिटी है, क्वांटाइज्ड। ठीक है, और एक इसका नेचर जो है वो सुपरफिशियल नेचर होता है, सुपरफिशियल नेचर का होता है नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, बस इतना याद कर लो, बहुत है। ये देखो संरक्षित राशि का मतलब क्या होता है? संरक्षित राशि का मतलब है आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश ने नष्ट किया जा सकता है, और न बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। संरक्षित का मतलब यही होता है, और आवेश को न बनाया जा सकता है, आवेश को न ही बनाया जा सकता है। ठीक है, न तो इसको नष्ट किया जा सकता है, न बनाया जा सकता है। सुरक्षित राशि का मतलब हो गया कंजर्वेटिव है, यानी जैसे ऊर्जा है उसी प्रकार आवेश है, ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता है न बनाया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में डाला जा सकता है। उसी प्रकार हम जिक्र करते हैं आवेश का, आवेश को न नष्ट किया जा सकता है न बनाया जा सकता, उसको क्या किया जा सकता है? एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जा सकता है। मान लो आपके पास एक में 20 गुलाम है और एक में 10 गुलाम है, तो आपके पास 20 और 10 30 गुलाम आवेश है, टोटल 30 गुलाम आवेश है। लेकिन आप सोचो मैं इसको 11 कर लूँ, इसको 21 कर लूँ, तो ये नहीं हो सकता। आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, वो उसको 20 को या तो इसको 10 को दे सकते हो, या 10 को आप 20 को दे सकते हो, यानी 30 30 ही रहेगा आपके पास। समझे आप बात ना? नहीं समझे? यानी उस आवेश को आप 20 गुलाम को 10 की ओर स्थानांतरित कर सकते हो, या 10 को 20 की ओर स्थानांतरित कर सकते हो। यानी आवेश को क्या किया जा सकता है? एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन उसको नष्ट और बनाया नहीं जा सकता, न तो आप उसको बना सकते हैं न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिख लो आप। ठीक है, आवेश को केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, लेकिन इसको नष्ट और बनाया नहीं जा सकता, न नष्ट किया जा सकता न बनाया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात थी, सुरक्षित राशि है, आराम से आप पढ़ ही लोगे इसको तो। अगला है योज्य राशि है, अडेप्टिव। ठीक है ना, योज्य राशि का मतलब इसको जोड़ा जा सकता है,
ठीक है, बोलो जी कैसे। देखो आपके पास मान लो -3 कूलाम है, ठीक है, आपके पास +3 कूलाम है, दो दो आपके पास चार्ज है, एक चार्ज आपके पास है तीसरा +9 कूलाम, ठीक है, एक आपके पास है 2 कूलाम, -2 कूलाम। अब योज्य राशि का मतलब इसको जोड़ सकते हो आप, जैसे एक ये आपके पास चार्ज है, एक ये आपके पास चार्ज है, एक ये आपके पास चार्ज है और एक ये आपके पास चार्ज है। जोड़ने का मतलब मार दो जोड़, करना क्या है, मार दो जोड़, ठीक है, आपने जोड़ दिया, योज्य राशि का मतलब जोड़ दिया। अब आंसर क्या आएगा बताइए, -3 का +3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, -9 का -2, -9 और -2 को जब आप जोड़ोगे तो मैं यहाँ निकाल के लेके आता हूँ इसको, -9, ठीक है, -9 कूलाम, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आपको पता है 2 कूलाम, तो ये कितना आ जाएगा, +7 कूलाम। अब ऐसा जाएगा, तो योज्य राशि है इस प्रकार, यानी इसको जोड़ा जा सकता है, योज्य का नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से जोड़ा जा सकता है, इसमें अलजेब्रा पलजेब्रा की जरूरत नहीं है, अलजेब्रिक या मतलब सैदिश। अगर आपसे पूछे कौन सी राशि है ये आवेश, अदिश राशि है, पूछ लिख लेना, फिर कहोगे जी नहीं लिखा है, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, यानी ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात हो जाएगा। विलगत का मतलब ये क्या होता है जी, विलगत का मतलब क्या है, विलगत का मतलब है दूर, यानी अगर एक चंडीगढ़ पड़ा है मान लो आवेश और एक दिल्ली पड़ा है, तो चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में आइसोलेटेड का मतलब आइसोलेट, यानी दूर स्थित, यानी दूर स्थित आवेश अपने आप स्थानांतरित नहीं होता, ठीक है ना भी। अगर दिल्ली 100 कूलाम पड़ा है और चंडीगढ़ 20 कूलाम या 50 कूलाम पड़ा है, तो 50 का 50 चंडीगढ़ रहेगा, 100 का 100 क्या रहेगा, दिल्ली रहेगा। यानी चार्ज अगर दूर चार्ज स्थित है तो अपने आप स्थानांतरित नहीं होते, ठीक है ना, दूर स्थित कोई पदार्थ के चार्ज अपने आप स्थानांतरित नहीं होते अगर वो पास न लाई जाए तो, ठीक है, यानी एक ये गोला एक ये गोला दूर स्थित है, मान लो एक गोला है यहाँ 100 कूलाम पड़ा है और ये गोला इसमें 50 कूलाम पड़ा है, चार्ज पड़ा, जब तक इनको पास नहीं लेके आओगे तब तक इस चार्ज का स्थानांतरण नहीं होगा। विलगत का मतलब ये होता है दूर अलग थलग, ठीक है ना, तो 100 50 समझ में आई बात। तो यानी विलगत राशि का मतलब हो गया भी दूर स्थित चार्ज अपने आप स्थानांतरित नहीं होते, ठीक है ना, तो वो विलगत राशि है, नॉर्मल सी बात थी। क्वांटाइज राशि का मतलब क्या हो गया, यानी एक गणना करने योग्य, गणना करने योग्य हो गई, गणना करने योग्य राशि है, ठीक है ना, क्वांटाइज राशि। क्लियर है, भी गुणा कर सकते हो आप, जोड़ कर सकते हो आप, भाग कर सकते हो आप, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखें, ठीक है, गणना करने योग्य। एक बात याद ये रखना, यह हमेशा चार्ज हमेशा, यह हमेशा पूर्णांक में होता है, पूर्णांक में, आवेश हमेशा पूर्णांक में होता है। कैसे होता है बताइए, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, देखे -1 कर लो, 0 कर लो, 2 +1 कर लो, +2 कर लो, +3 कर लो, या आप और करना चाहो तो इधर -2 कर लो, -1 कर लो, ठीक है, चलो मैं 3 तक ले लेता हूँ, मान लो 3 कर लो, -2 कर लो, -1 कर लो, 0 कर लो, ठीक है, तो ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्या, यानी बटे में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता, दिमाग में आती है बात, फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता बताइए, फ्रैक्शन में इसलिए नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज, और इलेक्ट्रॉन आधा हो सकता है क्या, अरे इलेक्ट्रॉन आधा हो सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन आधा तो नहीं हो सकता ना, इलेक्ट्रॉन तो पूरा ही होगा, चाहे 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 100 है या 1000 है, 10 लाख है, लाख है, 15 लाख है, 25 लाख है, कितना भी है,
लेकिन वो है तो पूर्ण ना, ठीक है ना, है तो पूर्ण ना। तो यानी इसीलिए ये हमेशा केस में होता है, पूर्णांक संख्या में होता है। यानी पूर्णांक संख्या का मतलब मान लो आपके पास कि ये पूर्णांक संख्या ये होती है, यानी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। फ्रैक्शन का मतलब यानी भिन्न में भी 1/2 कूलाम कैसे होगा भाई, कैसे होगा? क्योंकि 1/2 कूलाम का मतलब तो ये हो गया कहीं ना कहीं आधा इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, तो इलेक्ट्रॉन आधा नहीं हो सकता, तो ये फ्रैक्शन में नहीं होता। लिख लेना अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो, फ्रैक्शन में नहीं होता यानी भिन्न में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता, ठीक है, भिन्न में नहीं होता, नॉर्मल सी बातें हैं। बोलो जी एक दो आंसर एग्जाम्पल दे दो। गणना करने योग्य पूर्णांक है, ठीक है, हमेशा पूर्णांक में होता है इलेक्ट्रॉन जैसे, ठीक है ना। मैं मान लो ऐसे कर दूं -3 गुणा में 2, ठीक, आंसर क्या आएगा -6 कूलाम आ जाएगा। तो एक क्वांटाइज का मतलब यही होता है, क्वांटाइज राशि का मतलब योज्य राशि है, और पूर्णांक हमेशा क्या होता है, पूर्णांक संख्या में होता है, नॉर्मल सी बात है। बाकी और समझना है तो चार्ज का चैप्टर पढ़ा ही होगा यूट्यूब पे, आप आराम से इसको। सुपरफिशियल नेचर का मतलब क्या होता है भैया, खोखला गोला ले लिया आपने, मान लो खोखले होलोस्फेयर जो है, खोखले गोले में आवेश, ठीक है, खोखले गोले में आवेश सरफेस को क्या बोलते हैं, पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। यानी खोखले गोले के अंदर, आंतरिक भाग में अंदर, ठीक है, शून्य आवेश होता है, शून्य विभव होता है, शून्य आवेश होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सारा आवेश कहाँ इकट्ठा हो गया, सरफेस पे। मान लो खोखला गोला आपके पास ये है, ठीक है। खोखले गोले का मतलब फुटबॉल ले लो आप, फुटबॉल के अंदर खोखला ही होता है, तो ये खोखला गोला है। तो चार्ज कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो जाता है, केंद्र पर शून्य हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये एक सुपरफिशियल नेचर है, ठीक है। सुपरफिशियल नेचर का मतलब क्या, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी दिक्कत का मतलब ये भी, खोखला गोला का मतलब क्या है जी, खोखला गोला यार, गोला यानी जैसे आपने फुटबॉल लिया, फुटबॉल पर आवेश होगा वो कहाँ होगा, पूरे ऊपर चार्ज होगा, ऊपर आपने जो ब्लेडर लगाया है उसके ऊपर आपने कवर लगाया है, कवर के ऊपर चार्ज इकट्ठा हो जाता है, अंदर अंदर चार्ज शून्य हो जाता है, और ये सुपरफिशियल नेचर कहलाता है। सुपरफिशियल नेचर काम कहाँ आता है, जब आपने, आपको कहा जाता है कई बार भी बिजली कड़क रही है, बिजली कड़क रही है, आकाशीय बिजली आपके घर पे पड़ेगी, आपको नुकसान न पहुंचे, इसलिए आप क्या करो, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो। यानी जैसे ही आपने घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद करी, बंद करते ही आपका घर बन गया एक खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोला बन गया, आवेश आपके घर में हो गया शून्य, आवेश चारों दीवारों पर स्थित हो गया। अब बिजली अगर पड़ी आपके घर के ऊपर तो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो दीवार के माध्यम से धरती में चली जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है जब भी बिजली कड़कती है तो अपने खिड़की दरवाजे सारे के सारे बंद कर लेना चाहिए। अगर आप ये ऐसी जगह फंस गए हो, आपके पास कार है, आपके पास लैम्बोर्गिनी है, चाहे आपके पास ऑडी है, चाहे आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास हमर वमर कुछ भी है, आप बहुत बड़े नेता हो मान लो, हैं, ठीक है, तो बिजली कड़क रही है, अब घर पे नहीं हो, सौदा बिगड़ गया, तो आप कहोगे जी हाँ अब क्या करें, आप अपनी गाड़ी के सारे शीशे चढ़ा लो, ताकि वाकई बंद कर लो, शीशे चढ़ाने के बाद विंडो बंद करके आप बैठ जाओ, बिजली आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब आपकी कार बन गई खोखला गोला। खोखले गोले का मतलब चारों तरफ आवेश होगा, वो चारों तरफ स्थिर हो जाएगा, अंदर आवेश जीरो हो जाएगा, और आपको बिजली नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। तो ये होता है सुपरफिशियल नेचर, ठीक है। तो आपको पता भी चल गया, सारी बातें आपने डिस्कस की, एक एक बात को हमने कवर किया, ठीक है। तो ये होता है सुपरफिशियल नेचर, ठीक है। अब 15-20 मिनट का काम हो रहता है, चार्ज खत्म। लिखो कूलाम का नियम, बस
ठीक है। कूलाम का नियम, आइंस्टीन कूलाम था, उसने ये नियम दिया था, और इसी के नाम पे कुलम जो इकाई है ना, कुलम, वो इनके नाम पे ही है। ठीक है ना। यह नियम जो है आवेश के बारे में है। ठीक है ना। आवेश के बारे में है। क्लियर है। और ये गुरुत्वाकर्षण, गुरु ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के नियम से मिलता जुलता है, नियम से समान है। यानी न्यूटन का नियम क्या था आपको पता ही है। बोलो जी हमें पता तो है, लेकिन आप बता दीजिए। यानी फोर्स जो लगेगा दो द्रव्यमान के बीच, वो किसके समानुपाती होता है? मास वन मास टू बटे में आर स्क्वायर। तो इस नियम की तरह दिखता है ये, सेम का सेम इस नियम की तरह आपको दिखाई देगा। तो इसे, इस नियम को हम आवेश का नियम कहते हैं, लेकिन वो वहां पे क्या है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ था, जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो किस नियम के बारे में यह प्रतिपादित करता है, किस नियम के समान दिखाई देता है, किस नियम से मिलता जुलता है, किस नियम से बहुत ज्यादा समानता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो किस नियम से समानता है आपसे पूछे, तो आप कहोगे जी सबसे ज्यादा जो समानता पाई जाती है आवेश के साथ में, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के साथ समानता पाई जाती है। ठीक है। तो होता क्या है कूलाम का नियम? ठीक है। आपके पास दो चार्ज हैं, आपके पास दो चार्ज है। एक चार्ज आपके पास, मान लो मैं ये पॉजिटिव ले लेता हूँ और ये भी पॉजिटिव ले लेता हूँ, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव Q1 है, और इसको क्या है Q2 ले लेता हूँ, और इसके बीच की दूरी मैं ले लेता हूँ R, R रेडियस, मतलब रेडियस, रेडियस या दूरी D लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लिखेंगे, तो अच्छा अच्छा नजर आएगा। ये लो, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ ने थोड़ा इजहार हुआ। ये लो जी, थोड़ा अच्छा लिखोगे तो काम आएगा। इसको आप फिल भी कर लेते हैं। फिल कैसे करें जी? ब्लैक करेंगे मजा नहीं आएगा, वाइट करते हैं। इसको भी फिल कर लेते हैं ना, वाइट करते हैं। अब ब्लैक से कुछ लिख दे, अरे तेरी। ठीक है। अब देखो आप ब्लैक से लिखेंगे, देखो मजा आएगा। ये तो है Q1, वाह जी वाह। ये हो गया Q2। ठीक है। एक यही पॉजिटिव ले लेता हूं मैं, ये पॉजिटिव। अब प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आर ले लेता हूं मैं दूरी, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, ये दूरी है। ठीक है। तो उसी प्रकार वहां पर क्या होता था, बोलो जी, एक एम है, दूसरा एम है, गुरुत्वाकर्षण में बीच में आर दूरी है। एक एक, बोलो जी M1 ले लो, बोलो जी M2 ले लो, बटे में दूरी का स्क्वायर कर दो। ठीक है। और ये एफ के क्या है, समानुपाती है। बोलो समानुपाती साइन हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए, तो वहां पर जी था। ठीक है ना, 6.6 गुणा 10 के पावर 19। ठीक है ना, वो था। तो नहीं यहाँ पे जी, नहीं यहाँ पे के ले लेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब देखो कितना प्यारा, और कितना प्यारा कंसेप्ट आपका जो है क्लियर करते हैं। एक और दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में कितना आकर्षण होगा या कितना प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण एक प्रकार के बल होते हैं, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स होते हैं वो, यानी वो बल होते हैं। यानी दो चार्ज जब इकट्ठे रखे गए हैं तो उनके बीच में कितना बल लग रहा है, कितना आकर्षण हो रहा है, कितना प्रतिकर्षण हो रहा है, ये कौन सा नियम बताता है? कूलाम का नियम बताता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो इस बात को। ठीक है ना। कूलाम का नियम क्या बताता है? दो आवेश के बीच, आवेश के बीच लगने वाला
आकर्षण या ही लिखेंगे, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना। आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के बारे में बताता है। यानी ये क्या है, क्या बताता है बताइए। तो कूलाम का नियम, दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, पॉजिटिव पॉजिटिव या प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता आकर्षण होता है ना। तो बताता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, ठीक है ना, भी आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। कैसे देखो, यहाँ लिखो आप, अलग अलग लिखो पहले भी। एफ लगेगा, बल लगेगा, चाहे आकर्षण या प्रतिकर्षण है, समानुपाती है किसके, Q1 के और गुणा में Q2 के, ठीक है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की क्या होता है, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात ये क्या कहते हैं साहब जी, ये कहते हैं दोनों आवेश के बीच के दूरी के, दोनों आवेश के बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग के, याद रखना, वर्ग के, स्क्वायर के वर्ग के विलोमानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती कह लो, विलोमानुपाती होता है, ठीक है। बोलो जी ठीक है। बताओ क्या, एफ जो लग रहा है वो विलोमानुपाती का मतलब डी स्क्वायर कर लो या आर स्क्वायर, यानी दूरी के, याद रखना, दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये बात कही है इन्होंने। अब इस बात को इकट्ठा लिखो आप, तो कैसे लिखोगे, बोलो जी। एफ समानुपाती है किसके, Q1 के, ठीक है, और Q2 के गुणनफल के, बस, ठीक है। दूरी दोनों के बीच में दूरी के विलोमानुपाती है जी आर स्क्वायर की, ठीक है। ये हो गया आपका एक फार्मूला, ठीक। तो कूलाम के नियम आपसे सीधा पूछ लिया जाता है, कूलाम के नियम के अनुसार कौन सी बात सत्य है, ठीक है। तो ये आप देख, जब इस साइन को हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, वो हम लिख देते हैं के कांस्टेंट कोई मान लो, ठीक है। तो Q1 गुणा Q2 में आ रहा है स्क्वायर, तो ये फार्मूला पूरा हो गया। अभी भी फार्मूला पूरा नहीं हुआ, पूरा करते हैं अगले पेज पे, समझ में आई। यानी दोनों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। ये कूलाम है। आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा दो आवेश के बीच में, ये बताता है कूलाम का नियम। ये किसके समानार्थी है या किसके समान दिखाई देता है, किससे मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा समानताएं कौन से दूसरे नियम के, कूलाम के नियम की मिलती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम की। ठीक है। बतख 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 देखिए, बतख जैसी हो गई है गर्दन, अरे यानी कौन सा नियम पढ़ रहे थे हम, कूलाम का नियम। कौन सा नियम, कूलाम का नियम, ठीक है। तो कूलाम का नियम आपको पता ही चल गया, बोलो जी क्या होता है रे, एफ, ठीक है, बराबर किसके हो गया, के Q1 Q2 टी आर स्क्वायर, बोलो जी नौकरी पक्की है ना, क्लियर हो गया ना। अब देखो भाई, ये बात तो हो गई क्लियर आपकी, मुझे पता चल गया, लेकिन एक फंडा है जिसको हमें सुधारना है।
अब आपसे पूछे अगर चार्ज बढ़ेगा, मान लो चार्ज बढ़ेगा दोनों का, तो आकर्षण बल ज्यादा होगा कम होगा? चार्ज बढ़ाओगे, क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण की वैल्यू बढ़ेगी, यानी फोर्स जो बल लग रहा है बीच में वो बढ़ेगा। एफ का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब बल होता है। ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल ही है। आपको कह दे आर स्क्वायर, यानी बीच की दूरी जितनी ज्यादा करोगे आकर्षण और प्रतिकर्षण उतना ही कम होता जाएगा और वर्ग में कम होगा। तो दूरी बढ़ाने पर आकर्षण बल या दो आवेश के बीच में लगने वाले बल में कमी आती है या बढ़ोतरी होती है, तो आप कहोगे जी कमी आती है। नीचे वाला है ये, आप समझदार हो इतने और आप समझ चुके होंगे। ठीक है, यहां पर जब k है, k किसके बराबर होता है? तो k होता है, ये याद रखना, 4 पाई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या पहले आप इसको ऐसे लिखो, k की वैल्यू क्या है? तो 1/4 पाई। ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर? इसको थोड़ा और थोड़ा सा फैला दो तो 4 पाई, ई बराबर आपको पता है, ई बोलता हूं मैं, चल इसको, ठीक है ना, एप्सिलॉन होता है ये, ई इसको पूरा जब करते हैं तो ई नॉट और ई आर, यानी एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब देखो इसको और तोड़ते हैं। अगर इसकी वैल्यू अगर मैं सीधी सीधी लिख दूं तो इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा में 10⁹ इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 गुणा में 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर। ये इस पूरे के की वैल्यू बता रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखना, के की वैल्यू बता रहा हूं मैं, के की वैल्यू, के की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, निकल के आती है। ठीक है, नॉर्मल सी बात। लेकिन इस के अंदर जो ई छुपा हुआ है, 4 पाई छुपा हुआ है, तो ई है क्या? एप्सिलॉन। ये क्या है? तो ये होता है विद्युतशीलता, प्रेमेबिलिटी, विद्युतशीलता। क्लियर है? विद्युतशीलता, और इसकी इकाई होती है वैसे फेराड पर मीटर। ठीक है, एक होता है चुंबकशीलता, ठीक है ना, प्रेमेबिलिटी। ठीक है, तो उसकी इकाई होती है हेनरी पर मीटर, और इसकी इकाई क्या है? फेराड पर मीटर। क्लियर हो गई बात? या इसकी इकाई दूसरी भी लिखेंगे हम, कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ई नोट या इप्सिलॉन नोट लिखा, इसका मतलब क्या होता है? निर्वात में, स्पेस जो है, निर्वात में विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात में विद्युतशीलता, और जिसका मान आपको याद रखना है, जिसका मान होता है 8.85 गुणा में 10⁻12 फेराड पर मीटर, या इसकी जगह आपको मिलेगा न्यूटन कूलम स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा कर लिख लेना, 8.85 गुणा में 10⁻12 फेराड पर मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी सापेक्ष या निरपेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता। यहाँ से जो क्वेश्चन आजकल बनता है वो यहीं से बन जाता है, विद्युतशीलता, यानी निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, वो निर्वात में तो इतनी है, और निर्वात और वायु की जो है वो एक होती है, निर्वात और वायु की क्या होती है? एक होती है। तो आप लिखोगे निर्वात बटे में वायु, सापेक्ष हो गया, तो इसका इकाई नहीं होती, याद रखना, एक होती है, वायु के सापेक्ष एक होती है, और इकाई नहीं होती, क्योंकि बटे में आएगा तो सापेक्ष और निरपेक्ष लिखा मिल जाए, इकाई नहीं होती, यूनिट लेस होती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रकृति कैसी है पदार्थ के बीच में, यानी आपको कह दे, इसका मतलब हो गया बीच में माध्यम,
माध्यम की विद्युतशीलता वायु है, क्या रखा है आपने, बल उस पे निर्भर भी करता है। अकेला दूरी पे नहीं करता, अकेला आवेश पे नहीं करता, तो मेन चीज किस पे भी डिपेंड करता है, इसके बीच में आपने क्या रखा है। ठीक है ना, यानी आपको सीधा लिख लेना है, ठीक है ना, बल, ठीक है, माध्यम, मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अकेला इस पे नहीं करता। ठीक है, यानी मीडियम आपने क्या रखा है, वायु है, लोहा है, पत्थर है, बीच में आपने क्या रखा है उस पे भी निर्भर करता है, लकड़ी है, क्या रखा है। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा निर्वात में ये क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा, वायु और निर्वात का एक ही माना जाता है, थोड़ा सा फर्क रहता है तो एक माना जाता है, तो इसमें ज्यादा नहीं है। बाकी कोई भी पदार्थ लेके आओगे, कोई भी पदार्थ के बीच में लगाओगे तो इसकी विद्युतशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्या होती जाएगी, विद्युतशीलता कम होती जाएगी। लकड़ी लगा दी, पत्थर लगा दिया, लोहा लगा दिया, तो क्या हो गया, कम होती जाएगी, तो इसका मतलब ये बल भी क्या होता जाएगा रे, कम होता जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या है, विद्युतशीलता है, प्रेमेबिलिटी है। निर्वात में ये वैल्यू याद रखना है, सापेक्ष का, वायु और निर्वात की आपसे पूछी जाएगी, बाकी कहीं नहीं पूछी जाएगी आपसे। तो कितनी होती है, एक इसका आंसर है। इसकी इकाई आपको पता चलेगी, या फैराड पर मीटर। ठीक है, कूलाम का नियम आपको पता चल गया। और ये किसके लिए होता है, तो लागू कहाँ होता है, तो ये पॉइंट चार्ज, बिंदु पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, पॉइंट चार्ज, या आप कहोगे, ठीक है ना, बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, आवेश के लिए लागू होता है, बस पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। ठीक है, दूसरी बात ये कहाँ होता है, तो दूसरा कहाँ होता है, कहाँ पर ये लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो बिंदु आवेश के लिए, और 10⁻⁻⁻, यानी फर्मी एम, यानी ये नाभिक की त्रिज्या मापते हैं ना फर्मी, फर्मी से कम कम दूरी पर लागू नहीं होता। ठीक है, नहीं है वाला है। और एक बहुत ज्यादा दूरी, अनंत तक बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित आवेश पर लागू नहीं होता, स्थित आवेश पर लागू नहीं होता। यानी कहाँ कहाँ लागू नहीं होता, तो बहुत कम दूरी पे भी नहीं होता और बहुत ज्यादा दूरी पे। ये दूरी आपको पता है किसकी है, नाभिक। ठीक है ना, नाभिक की त्रिज्या मापते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो यहाँ पर कौन सा बल लग जाता है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, यहाँ पर नाभिकीय बल काम करता है। इससे कम दूरी पर कौन सा बल काम करता है, नाभिकीय बल काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। तो वहां पर ये फोर्स काम नहीं करता, कौन सा, कूलाम वाला, यानी चार्ज वाला फोर्स काम नहीं करता। वहां पर कौन सा काम करता है, यानी नाभिक, परमाणु के नाभिक की दूरी जो होती है उसकी त्रिज्या हम फर्मी मीटर में मापते हैं, 10⁻⁻15 में। तो वहां पर जो लागू होता है वो कौन सा लागू होता है, नाभिकीय बल लागू होता है। वहां पे नाभिकीय बल काम करता है, तो ये काम नहीं करता। तो इससे कम दूरी पे लागू नहीं होता, और बहुत ज्यादा दूरी, मान लो बहुत ज्यादा दूरी पे चार्ज पड़े हैं तो उस पर भी लागू नहीं होता। नॉर्मल चार्ज पड़े, कमरे में पड़े हैं, तो उस पर लागू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं होता, ये नहीं होता। और पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज, बिंदु
बिंदु चार्ज पे ये लागू होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं, कौन कौन सा फंडा क्या क्या है ये पढ़ लेना, आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, वही एक गॉस का नियम आता है, वो भी क्या होता है, वो भी इस तरीके से वही सेम बातें, पॉइंट चार्ज पे लागू होता है, वो भी अनंत दूरी पे वो भी लागू नहीं होता। ठीक है, और आपका बहुत कम दूरी पे भी वो लागू नहीं होता। ठीक, गॉस का नियम, वहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए आप उस पर मत्था नहीं मारते। आज जो भी करवाया आपको चार्ज के बारे में था, चार्ज खत्म हो गया है आपका। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। ठीक है ना, चालकता क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कल के लेक्चर के अंदर। बहुत बढ़िया तरीके से छोटी छोटी बातें हैं, सब समझ लेंगे। एक चैप्टर में, एक दिन में एक चैप्टर चेपना ही चेपना है, एक चैप्टर खत्म करना है। ठीक है ना, यानी लगभग आपके 45 दिन या 60 दिन, दिन तो नहीं लगेंगे आपको, तो इकट्ठे मिल जाएंगे लेक्चर। हो सकता है 4 4 5 5 लेक्चर एक दिन में बना दूं मैं, वो मेरे स्टेमिना पे है। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे, जल्द ही आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। तो बने रहिए, आपका प्यारा प्यारा चेहरा डेली इस लेक्चर के सामने अपनाइए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो ये चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही है, इससे ज़्यादा कोई पढ़ाता नहीं है भाई। ठीक है, तो वहम में रहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप नोट्स वगैरह अपने यूज कर लो, वहाँ से आप पढ़ लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे। लव यू ऑल। जय हिंद। जल्द से जल्द एक प्यारी सी एक नौकरी दे आपको।